आदरणीय प्रोफेसर आशा शुक्ला जी और जितनी भी चारों संस्थाएं हैं उन सबको मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष के रूप में बुलाया। यहाँ पे दो लोगों ने पेपर प्रस्तुत किया, दीपक कुमार और पूनम खन्ना ने। दोनों ने अलग अलग बिल्कुल ही विभिन्न अलग विषयों पे बातचीत की है, लेकिन अच्छी बातचीत की है। एक ने हिंदी साहित्य सम्मेलन पे किया तो दूसरे ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो हिंदी है विश्व स्तर पे उसकी बातें की। उन्होंने मेहनत करके अपनी बात को रखा है। यहाँ पर मैं जो अलग तरीके से बात करना चाहूंगी, हालांकि अध्यक्ष उद्बोधन है फिर भी मैं अलग तरीके से बात करना चाहूंगी कि जितने भी लोगों ने बात की प्रथम सत्र में भी जिन लोगों ने, शर्मा जी, मिश्रा जी ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात की और बहुत कुछ हमें जानकारी दी, उन सब से भिन्न मैं कुछ बात करना चाहती हूँ कि हिंदी जो जिसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र के काल से हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं कि यहाँ से हिंदी की शुरुआत होती है, यानी 1850 से, जो उनका जन्मदिन कहना चाहिए 9 सितंबर को ही था, वहां से शुरू होती है। बात ये उठती है कि इतने कम समय में, यानी 1850 से अगर हिंदी भाषा की शुरुआत हुई और इतने कम समय में आज विश्व में ये तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कैसे बन गई, यानी एक आंदोलन के तहत ये भाषा कैसे आई हमारे देश में और कैसे ये विश्व स्तर पे तीसरी भाषा बन गई। और चूंकि मैं बम्बई में रहती हूँ, जो मिनी भारत कह सकते हैं आप, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो खेलते हैं ना अलग अलग भाषाओं के, वो सब गार्डन में देखो तो वो सभी आपस में हिंदी बोलते हैं, बहुत छोटे बच्चे जो घरों में कुछ और भाषा बोलते हैं। तो ऐसे कैसे हुआ कि हिंदी जो है वो इतनी जो कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा बहुत जल्दी ये इतनी तेजी से बढ़ी, उसके पीछे कौन लोग थे, उसका इतिहास क्या था। तो मैं थोड़ा सा उसके इतिहास के बारे में बताना चाहूंगी कि हुआ ये कि जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा और साथ ही 1834 में लॉर्ड मेकारे ने अंग्रेजी शिक्षा जब भारत में शुरू कर दी, तो ये हमारे देश पे बहुत बड़ा सांस्कृतिक हमला था। तब भारत के लोगों ने ये महसूस किया कि हमें एक राष्ट्रीय स्तर पे जुड़ना पड़ेगा और उसके जुड़ाव के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक भाषा की। तो उसके बारे में उन्होंने चिंता व्यक्त की और हम देखते हैं कि ये वही काल है जब हमारे देश में नवजागरण काल शुरू होता है, जिसको आप स्वर्ण काल कह लीजिए, पुनरुत्थान काल कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि ये राष्ट्रवाद उसी समय उभर रहा था। तो इस राष्ट्रवाद के उभरने में, इस नवजागरण काल में, जिनको हम कहते हैं कि भारतेंद्र जी को तो हम हिंदी के जनक मानते हैं, लेकिन जो नवजागरण काल के हमारे स्त्री शिक्षा के जनक थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहले कहा था अपने ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद कि अगर हमें देश में समाज सुधार आंदोलन लाना है, जन जन तक फैलना है, तो एक भाषा की जरूरत है और वो है हिंदी। और राजा राम मोहन रॉय पहले व्यक्ति थे, वो अहिंदी भाषी थे, बंगाल से आते थे, लेकिन उन्होंने हिंदी का समर्थन किया। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद केशव चंद्र जी ने भी हिंदी का बहुत प्रचार किया। जब केशव चंद्र जी बम्बई आए और उन्होंने प्रार्थना समाज की रानडे के साथ मिलकर स्थापना की, तो उन्होंने हिंदी की बात की। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक सुलभ समाचार नामक एक पत्रिका शुरू की जो हिंदी में थी। तो महाराष्ट्र में रहते हुए मराठी भाषी रानाडे ने और बंगाली भाषी केशवचंद ने मिलकर हिंदी को किस तरह आगे बढ़ाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज सुधार आंदोलनों का की जो देन थी वो बहुत ज्यादा थी हिंदी को बढ़ाने में, इसके पहले कि हिंदी एक आंदोलन के रूप में शुरू होती है। उसके बाद हम दयानंद सरस्वती को देखते हैं। दयानंद सरस्वती गुजरात के थे
गुजराती भाषी थे और अपने सारे काम वो अक्सर संस्कृत भाषा में किया करते थे। बंगाल गया, संस्कृत में जब भाषण दिए तो सबके ऊपर से गया, लोग समझे नहीं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। तो उनको जो ईश्वरचंद विद्यालंकार थे उन्होंने कहा कि आपकी भाषा संस्कृत लोगों के समझ में नहीं आई, आप सामान्य भाषा में बात कीजिए। और तब वहां से शुरू होती है कि उन्होंने भी ये कहा कि हिंदी भाषा का प्रयोग करो। और सत्यार्थ प्रकाश जो उन्होंने लिखा, या पूरे आर्य समाज की आप भाषा देखिए कि जिस भाषा में उन्होंने प्रचार प्रसार किया वो हिंदी थी। तो इस तरह से किस तरह इन लोगों ने भी जो एक था कि हिंदू समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं, रीति रिवाज है, उसके प्रचार का माध्यम इन लोगों ने हिंदी भाषा को बनाया, इसका विकास किया। इतना ही नहीं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी हिंदी की बात कही। अब सभी जानते हैं कि वंदे मातरम उन्होंने लिखा, वे हिंदी के प्रबल समर्थक थे। इतना ही नहीं तो अरविंद घोष जो एक पत्रिका निकालते थे धर्म, जिसमें उन्होंने लेख लिखा और हिंदी भाषा का समर्थन किया। महाराष्ट्र में वीर सावरकर ने हिंदी भाषा को एक आंदोलन की तरह की राष्ट्रभाषा के रूप में भविष्य में ये होगी, उसका समर्थन किया। चिपळूणकर बंधु थे जो समाज सुधारक आगरकर थे, ये सभी लोग जो महाराष्ट्र के थे, इन सभी लोगों ने हिंदी भाषा का समर्थन किया। केशवचंद पेठे थे जो एक पत्रिका निकालते थे राष्ट्रभाषा नाम से, पूना से, वो हिंदी में निकाला करते थे और उन्होंने भी हिंदी भाषा का समर्थन किया। इतना ही नहीं तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो आयरिश लेडी थी एनी बेसेंट, उन्होंने भी नस्ल, धर्म, जाति, वर्ण, वर्ग सबसे ऊपर उठकर सबको बुलाकर जब मानवता का प्रचार किया तो उसमें भी उन्होंने हिंदी को ही महत्व दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे नवजागरण काल में जो लोग थे, समाज सुधारक लोग थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही हिंदी को का प्रचार प्रसार करने में। तो शुरुआत उन्होंने की थी कि हिंदी भाषा का विकास किया जाए, एक ऐसी भाषा का जो साधारण लोगों तक पहुंच सके और देशवासियों में राष्ट्र प्रेम, देशाभिमान, मानव मूल्य को जगाया जा सके। आगे चलकर जब राष्ट्रवाद का उदय होता है और सभी नेताओं की एक कहते हैं कि सभी नेताओं को ये समझ में आने लगा कि जनता को अगर पूरे देश में एकत्रित करना है तो उन्हें एक भाषा की जरूरत है अपनी अस्मिता के लिए। इसीलिए 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तो मैं बता दूं कि 1906 तक जितने कांग्रेस के नेता थे अंग्रेजी बोलते थे और कपड़े भी सूट बूट में आया करते थे। 1906 में मदन मोहन मालवीय का प्रवेश होता है कांग्रेस में और उन्होंने स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा हिंदी पर जोर दिया और 1910 में ही इसको बदला, इस रहन सहन और कपड़ों को और भाषा को। और उन्होंने 1910 में जो बात आई कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद में स्थापित किया। उसके भी पहले बहुत बड़ी भूमिका थी जो वाराणसी नागरी प्रचारणी सभा की, ये 1893 में स्थापित हुई थी, जिसका लेखन के तौर पे बहुत ज्यादा, रिसर्च के तौर पे बहुत ज्यादा काम था, बहुत ज्यादा। यानी आज वो ऐसी स्थिति में जिसकी शशिकला जी ने जिसकी बात कही कि आज वो बंद कर होने के कगार पे है, पर इन्होंने बहुत सारे काम किया था और इन संस्थाओं से जुड़े थे जिनका नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र, गोविंद दास सेठ, काका कालिलकर, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि कई लोग इससे जुड़े हुए थे। इसी समय 1905 में काशी में कांग्रेस अधिवेशन का अधिवेशन हुआ। उसके प्रांगण में हम देखते हैं कि किस तरह से रमेश चंद्र दत्त उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये नागरी प्रचारणी सभा का प्रांगण था। वहां पे जो हमारे जो पूरे देश के जो
नेतृत्व करने वाले नेता थे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने वहीं पर एक घोषणा की और कहा कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। वो केसरी निकालते थे पूना से मराठी भाषा में, पर एक पन्ना उनका हिंदी में निकला करता था। तो इस तरह से हम देखते हैं इवन रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब विश्व भारती की स्थापना की तो भारत के बाहर भी उन्होंने हिंदी में पत्रिका निकाली। तो ये जो सारे लोग थे, इन सारे लोगों ने मिलकर या नागरी प्रचारणी से जुड़े हुए जो लोग थे, रामचंद्र शुक्ल थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, आगे चलकर डॉक्टर संपूर्णानंद थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ये सारे लोगों ने कहना चाहिए कि हिंदी का एक साहित्यिक प्रचार प्रसार भी शुरू किया। हम द्विवेदी जी को भी जानते हैं, किस तरह द्विवेदी युग एक आया जिसने हिंदी को बढ़ावा दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का प्रवेश होता है तिलक के बाद, और महात्मा गांधी ने जो अपने 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उसमें राष्ट्रभाषा हिंदी को स्वीकृत किया और उन्होंने हर प्रांत में हिंदी को महत्व देने का निर्णय लिया। एक मिशन की तरह उन्होंने पूरे भारत को जोड़ने के लिए, और स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा, यानी ये भाषा स्वतंत्रता आंदोलन की होगी, वो भाषा होगी हिंदी। तो इस तरह से सबसे ज्यादा अगर धीरे धीरे करके जो बढ़ा, वो सबसे ज्यादा गांधी के कार्यकाल में हिंदी भाषा का प्रचार हुआ। 1918 में जब इंदौर में सम्मेलन हुआ तो वहां पे गांधी जी ने ये बात कही कि जो हमारे द्रविड़ भाई बहन हैं वहां पे हिंदी सिखाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि द्रविड़ एकदम कट के अलग भाषा बन जाती है। तो उसको उन्हें अगर पूरे देश में जोड़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि उन्हें हिंदी सिखाई जाए। इसलिए उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे देवदास को गांधी जी ने मद्रास भेजा, जब देवदास की उम्र सिर्फ 18 साल की थी, हिंदी प्रचार के लिए, और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की वहां पे उन्होंने स्थापना की। उसके बाद हम देखते हैं कि वो 4 जुलाई 1936 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना की जाती है। और आज वर्धा में एक कहना चाहिए कि वहां पे उन्होंने एक नारा दिया, और उसके प्रथम अध्यक्ष थे हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, और उन्होंने एक नारा दिया था, एक राष्ट्रभाषा हो, एक हृदय हो, भारत जननी। आज उसकी 23 राज्यों में शाखाएं हैं, 26 विदेशों में उसकी शाखाएं हैं, और इस तरह से वो लोग काम करते हैं। इतना ही नहीं तो आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो हमेशा कहा करते थे, समर्थन किया करते थे, और उनके आजाद हिंद फौज की भाषा जो थी वो हिंदी थी। और जब इनकी फौज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में गई, यहाँ तक कि आसाम में, तो उन्होंने लोगों को हिंदी सिखाया। हिंदी का पहला प्रचार प्रसार उन्होंने किया। उसके बाद में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की वहां पे पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहना चाहिए, पूर्वांचल में शाखाएं खोली गई, जिससे हिंदी का प्रचार हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक आंदोलन के तहत हिंदी साहित्यकारों के साथ साथ ये जो स्वैच्छिक संस्थाएं थी, और जो आज भी है और जो आज भी काम कर रही है बड़े निष्ठा के साथ, और करोड़ों लोगों को, न जाने कितने लोगों को उन्होंने हिंदी परीक्षाओं के माध्यम से हिंदी को सिखाया है और काम कर रहे हैं। इनमें से कोई भी पैसा नहीं लेता। आज भी राष्ट्रभाषा में मैं देखती हूँ कि परीक्षाओं के पेपर की फीस विद्यार्थियों से 2 रुपए ली जाती है, और गांव में गली गली में ऐसे भी जगह है कि बच्चे 2 रुपए भी नहीं भर पाते। ये हालत है, इतने पैसे भी उनके पास नहीं है, तो उनके शिक्षक भरते हैं और वहां पे हिंदी का प्रचार किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह से पूरे के पूरे एक देश को जोड़ने का काम, हिंदी को फैलाने का काम, यानी आज जो तीसरे नंबर पे आ गई है विश्व में हिंदी,
भाषा, उसके पीछे हमारा ये पूरा का पूरा इतिहास रहा है, जिसमें हमारे समाज सुधारक आंदोलन के लोग, हमारे राजनीतिक आंदोलन के लोग, हमारे स्वैच्छिक संस्थाओं के हजारों लोग जिनका नाम नहीं है, बिना पैसा लिए जिन्होंने काम किया है, उनका योगदान रहा है। और आज जो कहना चाहिए कि ये मानव विकास निदेशालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी संस्थान, गृह मंत्रालय, ये मिलकर सभी हिंदी का विकास सरकारी स्तर पर भी दूर दराज के खासकर पूर्वांचल में काम कर रहे हैं। और इस तरह से देश विदेश में जो अवैतनिक जो बिना पैसा लिए जो अपनी सेवा दे रहे हैं, उनको धन्यवाद देती हूँ कि ये सारे जो स्वैच्छिक संस्थाएं थी, वे पहले भी आज भी हिंदी के प्रचार में जुटे हुए हैं। और इस तरह मैं अपनी बातचीत यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और फिर से एक बार धन्यवाद आशा जी, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए। नमस्ते।